दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसा कि हमने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि बैंक से संबंधित कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या है कि 5 नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो SBI का हो, चाहे IBPS का हो, चाहे RRB का हो, चाहे वो RBI का हो, बैंक से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें हर एग्ज़ाम्स में जो है 5 नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आता है। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेसिक्स, मतलब बेसिक तरीके से हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करते हैं, उसके फैक्टर्स हम किस तरीके से निकालते हैं, उनके गुणनखंडों को करना, प्लस माइनस के चिन्हों को ध्यान देना। और होता क्या, जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको बिना पेन और पेपर के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर सकते हो। जो 5 क्वेश्चंस आते हैं उनको कम से कम समय में 1 से 1.5 या 2 मिनट के अंदर हम 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं बिना पेन और पेपर के। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसमें क्या बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख कर के भी रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको बोला जाता है द्विघात समीकरण, हिंदी में बोला जाता है द्विघात समीकरण। अब इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है और उसमें जो साइन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं उनके बारे में हम आपको पहले बताते हैं। अगर आपको इन साइन के बारे में जानकारी है तो फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है साइन। अगर साइन के बारे में आपको पता है कि कौन सा साइन हल करने पर किस तरीके से चेंज हो जाता है, उसका इक्वेशंस का साइन क्या होगा, उसमें जो आंसर आएगा उसका साइन किस में बदल जाएगा। तो आपको अगर हम बताएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर इक्वेशंस के साइन दोनों प्लस के हैं, मतलब जो इक्वेशंस दी जाती है, जो क्वेश्चंस दिया जाता है उसमें इक्वेशंस के साइन अगर दोनों प्लस के हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आंसर हमारा आएगा वो आंसर के दोनों फैक्टर हमारे जो हैं वो माइनस में आएंगे। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साइन दोनों पॉजिटिव हैं तो उसके जो फैक्टर आएंगे दोनों फैक्टर आएंगे हमारे निगेटिव में। फिर आता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साइन दोनों निगेटिव हैं, मतलब दोनों साइन अगर माइनस के हैं तो वो आंसर में बदलाव होकर के एक आएगा पॉजिटिव मतलब प्लस का और एक साइन हमारा आएगा माइनस का। ये क्या होता है कि ये साइन तुम्हारे क्वेश्चंस में दिए होंगे और उसके फैक्टर करने के बाद जो आंसर आएगा उसका एक आएगा फैक्टर प्लस का और एक जो फैक्टर हमारा आएगा वो आएगा माइनस का। फिर आता है कि अगर एक इक्वेशंस के साइन में माइनस दिया है, दूसरा प्लस का दिया है, मतलब इक्वेशंस में अगर माइनस और प्लस दिया है तो जो आंसर हमारा आएगा, जो फैक्टर आएंगे वो दोनों प्लस के आएंगे, मतलब जो आंसर आने वाले हैं, जो रूट निकल करके आएंगे वो दो के दोनों हमारे प्लस में आएंगे। ठीक है, दोनों पॉजिटिव में होंगे। फिर लास्ट में बचता है अगर हमारे इक्वेशंस का साइन प्लस और माइनस में है, मतलब इक्वेशन का साइन एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो आंसर जो हमारा आएगा एक हमारा आएगा माइनस का और दूसरा हमारा जो रूट आएगा वो प्लस का आएगा। तो इसका मतलब ये एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आएगा। तो आपको इन साइन के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी जो है आप क्या कर पाओगे कि जो बिना पेन पेपर के बात कही जाती है तब आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई। अब एक बार रिवीजन करते हैं। क्या है, अगर दोनों प्लस के हैं तो आंसर दोनों माइनस, अगर दोनों साइन माइनस के हैं तो आंसर हमारा आएगा प्लस और माइनस में। यदि हमारे माइनस और प्लस में है तो साइन हमारे दोनों आएंगे प्लस के। यदि हमारे प्लस और माइनस है तो इसका अपोजिट कर दोगे, माइनस और प्लस में हो जाएगा। अब आपको आगे लेकर के चलते हैं और आगे दिया है इसका फॉर्मेट, किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं उसमें क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है क्वेश्चन को, उसमें इस फॉर्मेट में लिखा हो सकता है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बराबर में 0। ऐसे भी हो सकता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस माइनस दोनों लिख लो एक साइड में, प्लस माइनस सी बराबर में 0। अगर यहाँ पर ही हम लगा दें माइनस प्लस, मतलब प्लस माइनस इस तरीके से, तो हमारे जो साइन है वो प्लस और माइनस किसी में भी हो सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमारी होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉफिशिएंट और एक होता है कांस्टेंट। एक होता है कॉफिशिएंट और एक होता है कांस्टेंट। कॉफिशिएंट की अगर बात करते हैं तो ये हमारा जो है
कॉफिशिएंट होता है, ये है कॉफिशिएंट होता है, और ये जो नंबर हमारा होता है ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। मतलब कॉफिशिएंट का साइन क्या है, कांस्टेंट का साइन क्या है, इस तरीके से हम आगे पता लगा करके उसमें हल कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कॉफिशिएंट की बात होती है तो ये हमारा होता है कॉफिशिएंट और ये हमारा होता है कांस्टेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में होती हैं और आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है क्वेश्चंस। अब जिस तरीके से हमने आपको बताया कि जो चार हमारे सिंबल्स होते हैं, साइन होते हैं, उन चार साइनों के अनुसार, जैसे ये टेबल आपको हमने बताई थी, टेबल की अगर बात की जाए, ये टेबल अभी हमने आपको बताई थी, ये चार दिए गए हैं, 1 2 3 4। इन्हीं चार पर हमने चार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रखी हैं, उनके हम गुणनखंड करना आपको बताएंगे, किस तरीके से गुणनखंड किए जाते हैं, मतलब रूट निकाले जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है। अब हमने आपको क्या बताया था कि अगर साइन, हमने क्या कहा था, ये हमारी इक्वेशंस है, ये क्या है, ये हमारी इक्वेशंस दी गई है। अब इक्वेशंस के साइन हमने कहा था अगर दोनों प्लस के हैं तो आंसर जो हमारा आएगा, तो रिजल्ट जो आएगा वो हमारा निगेटिव में आएगा, रिजल्ट जो है वो हमारा निगेटिव में आएगा। तो अब इसके अगर हम गुणनखंड करते हैं, क्या गुणनखंड में दिया गया है, x² + 13x प्लस में 40। ठीक है, अब इसके अगर हम गुणनखंड करते हैं तो जोड़ने पर 13 होने चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 40 होना चाहिए। तो आपको पता है कि 8 और 5 13 होता है और 8 पंचे 40 होता है। अब इसके गुणनखंड करते हैं, क्या करेंगे, x² + 8x + 5x प्लस में 40 और बराबर में 0। इस तरीके से हमने इसके टुकड़े किए। अब यहाँ पे करोगे 8 और 5 13, 8 पंचे 40। अब यहाँ पे x को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 8। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 5 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x + 8 और बराबर में 0। समझ में आया, इस तरीके से इसके टुकड़े किए जाते हैं। अब यहाँ पे x + 8, ये एक फैक्टर आएगा हमारा, दूसरा जो कॉमन लिया था x + 5, ये आएगा और बराबर में 0। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो इसके साइन जो चेंज कैसे होते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे x + 8 बराबर में 0, दूसरा फैक्टर है हमारा x + 5 बराबर में 0। अब आपको पता है अगर यदि इधर जो है प्लस के 8 हैं तो माइनस के उधर जाएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे, मतलब बराबर के उधर जाएंगे, 0 कैंसिल करेंगे, x बराबर -8। ऐसे यहाँ पे करेंगे x बराबर में -5। ठीक, दो फैक्टर हमारे आएंगे, दो के दोनों किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। एक आएगा x की वैल्यू 8 और एक वैल्यू हमारी आएगी x की 5। इस तरीके से कर सकते हैं। तो x बराबर एक आएगा -5 और x बराबर -8। ये दो हमारे फैक्टर आए, इस तरीके से अगर हम कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। हमने क्या कहा था, इसमें जो है क्या दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको डायरेक्टली करना हो बिना पेन पेपर के। देखो हमने कहा था अगर इक्वेशंस के साइन दोनों प्लस के होंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस में आने के लिए क्या करोगे, दोनों साइन माइनस में अगर आएंगे तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, दोनों आंसर जो आएंगे वो माइनस में आएंगे। और कैसे आएंगे, 8 पंचे 40, तो 8 और 5, लो ये हो गई x की वैल्यू। मतलब 1 सेकेंड में भी कर सकते हो। बस ये है कि आपको पहले से ये पता हो कि किस तरीके से फैक्टर निकाले जाते हैं और उसका चेंज होने के बाद आंसर, उसके साइन किस तरीके से आते हैं। ठीक, तो आपको टेबल पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे दूसरा दिया है x² - 10x और +21 में। अब इसके अगर हम टुकड़े करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 21x दिया है ना, तो अब इसके टुकड़े अगर हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। देखो क्या दिया है, x² माइनस, अब अगर यहाँ पे देखा जाए 7x - 3x प्लस में 21 और बराबर में 0। मतलब ये है कि 7 3 21 होता है और 7 और 3 10 होता है, 7 3 21 होता है और 7 और 3 10 होता है। अब यहाँ पे इसके टुकड़े करेंगे, क्या करेंगे, x² है ना, तो यहाँ पे x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x - 7
यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे फिर से बचेगा x, 3 कॉमन लिया ना, x -7 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, x -7 एक फैक्टर आया है, दूसरा आया है x -3 और बराबर में 0। ठीक है, अब इसको सही करते हैं, x -7 बराबर में 0, दूसरा है x -3 बराबर में 0। तो अब क्या करेंगे, x बराबर 7 आएगा, मतलब प्लस के 7 आए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा x बराबर 3, मतलब जो x की वैल्यू आई दो की दोनों हमारी प्लस में आए। और इससे पहले भी हमने बताया था कि जब माइनस और प्लस इक्वेशंस के साइन, अगर एक इक्वेशंस का साइन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो उसके लिए हमने कहा था तो जो हमारा रिजल्ट आएगा तो उनका रिजल्ट प्लस में आएगा। प्लस में आएगा तो इसका मतलब बिना पेन पेपर कैसे कर सकते थे, बिना पेन पेपर के लिए आपको पता है 10 यहाँ पे चाहिए थे और 7 यहाँ 21 चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा आपको पता है, दोनों साइन प्लस के आएंगे तो प्लस बना लिया। अब इसके अगर फैक्टर देखा जाए तो फैक्टर कितना आएगा, 7 यहाँ 21, बस x की वैल्यू ये आए। आप चाहो तो इतना गुणनखंड करो, इतना हल करो, तो चाहो तो आप इसको डायरेक्टली बिना पेन पेपर के भी बता सकते हो, तो यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो। ठीक, आपको पता है कि मल्टीप्लाई कराने पर माइनस के 10 चाहिए, 7 3 10 और 7 3 21 दोनों आ गए, तो इस तरीके से हम गुणनखंड कर सकते हैं। इसके बाद जो दिया है आगे क्या दिया है, x² -2x और माइनस में 63 बराबर में 0। अब हमने कहा था कि अगर इक्वेशंस के साइन दोनों माइनस के होंगे, अब दोनों अगर माइनस के होंगे तब क्या होगा, देखो 63 की अगर बात की जाए, 63 में क्या करोगे, 9 सते 63 होता है। देखो क्या करेंगे, x² -9x + 7x, ठीक है, माइनस में 63 बराबर में 0। 9 सते 63 होता है, 9 से 7 चले गए, माइनस के 2 बचते हैं, तो x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x -9 आएगा, यहाँ पे प्लस के 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x -9 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, x - 9 और यहाँ पे आएगा x + 7 बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x - 9 बराबर में 0 और यहाँ पे x + 7 और बराबर में 0। इसको सही करें, इसको सही करोगे तो क्या आएगा, x बराबर में 9 आएगा प्लस का एक फैक्टर, तो ये आएगा, दूसरा आएगा x बराबर में माइनस का 7, जो कि हमने इससे पहले आपको बताया था कि अगर इक्वेशंस के साइन, अगर इक्वेशंस के साइन जो है, अगर इक्वेशंस के साइन एक दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं, तो आंसर एक तो हमारा आंसर आएगा प्लस में और दूसरा आंसर आएगा माइनस में। कैसे आएगा, 9 सते 63, तो इसका मतलब ये है 9 सते 63, 1 सेकेंड में भी हल कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से होता है। तो अभी बताएंगे किस तरीके से करते हैं, जब प्रैक्टिस कराएंगे ना तब बताएंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। लास्ट बच्चा है कि x² + 2x माइनस का 63 बराबर में 0। अब इसको अगर हल करें, हमने क्या कहा था कि अगर प्लस और माइनस में दिया है तो इसका अपोजिट कर देना है माइनस और प्लस में। अब 9 सते 63 दिया है, सेम संख्या लिखी है, बस इसके गुणनखंड आपको करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करोगे, वो देखो, तो गुणनखंड क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो भाई x² + 9x और 9 सते 63 ही रहेगा, 9 सते 63 ही रहेगा बराबर में 0। अब इसको क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे x को कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा x + 9, यहाँ पे माइनस का 7 कॉमन लोगे, यहाँ पे बचेगा x + 9 बराबर में 0। यहाँ पे आएगा x + 9, ठीक है, और यहाँ पे आएगा x - 7 बराबर में 0। अब इसको सही करो, x + 9 बराबर 0, x - 7 बराबर 0। अब इसको हल करोगे, सही करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर -9, x का एक फैक्टर तो ये आएगा और एक आएगा x बराबर +7।
ठीक, तो इस तरीके से इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट करना हो, मतलब बिना पेन पेपर के करना हो, तो हमने कहा था इसका अपोजिट करना, एक आंसर आएगा माइनस में, एक आंसर आएगा प्लस में। तो आपको पता है कि 9 सत्ते 63 होता है, तो 9 सत्ते 63 कर सकते हैं, 9 सत्ते 63 कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बिना पेन और पेपर के भी आसानी से कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इसके आगे क्या दिया है, आगे दिया गया है एक्स स्क्वायर, पूरा एक क्वेश्चंस दिया गया है जिसमें आपको ये बताना है किस तरीके के आएंगे। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जैसे अब हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड में क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है कि ये तो आपको पता है कि दोनों अगर माइनस के हैं तो एक आंसर प्लस का आएगा और एक आंसर माइनस का आएगा, और एक प्लस और माइनस का दिया तो एक माइनस और एक प्लस का आएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जो हमारे गुणनखंड आते हैं, फैक्टर्स आते हैं, उसमें कौन सा नंबर किसके अपोजिट वाला बड़ा रहता है, नंबर छोटा कौन सा रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये आपको पता है कि यहाँ पे अगर गुणनखंड किया जाएगा यहाँ पे, तो 4 तियाँ 12 आएगा। कितना आएगा, एक प्लस का आंसर आएगा और एक माइनस का आएगा। तो आपको पता है 4 तियाँ 12 आएगा। ठीक, ऐसे भी तो हो सकता है, फिर ऐसे भी तो हो सकता है 3 चक्कू 12। तो इसमें फिर सही कौन सा है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, एक माइनस का आएगा, एक प्लस का आएगा, तो यहाँ पर भी वही है 4 तियाँ 12, या तो फिर 3 चक्कू 12। ये चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पे। ये चीज़ें आज आपको कंप्लीट हम बताने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। ठीक है, देखो आप यहाँ पे एक चीज़ पर ध्यान देना है इसमें, कि ये जो साइन हमारा होता है ये वाला, ठीक है, कॉफिशिएंट के बाद में जो साइन दिया होता है, अब ये आपको पता है कि यहाँ पे एक साइन हमारा प्लस का आएगा और एक साइन माइनस का आएगा। तो यहाँ पे जो साइन दिया होगा ये वाला, इसके अपोजिट साइन, इसका जो अपोजिट साइन होगा, अपोजिट साइन याद रखना, अपोजिट साइन जो है, अपोजिट साइन बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी, अपोजिट साइन बड़ी संख्या होगी। मतलब यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो इसका अपोजिट साइन यहाँ पे प्लस होगा, तो इसका मतलब 4 तियाँ 12। ये आपको याद रखना, ये सही है, 4 तियाँ 12, मतलब इसका अपोजिट साइन प्लस, और प्लस वाली जो संख्या होगी वो बड़ी होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए एक साइन माइनस का होगा और एक साइन हमारा यहाँ पे प्लस का होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है, इसमें अगर हम टुकड़े करें तो इसमें क्या है, इस वाले साइन का अपोजिट साइन, इसका जो है, इसका अपोजिट साइन, बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी, ये आपको याद रखना है, कभी गलती नहीं होगी। 4 तियाँ 12, जो 4 है वो माइनस का होगा, 3 जो है वो प्लस का होगा। यहाँ पे 4 प्लस का होगा, यहाँ पे 3 माइनस का होगा। मतलब ये वाला जो साइन दिया जाएगा, इस साइन के जो अपोजिट आएगा, इसके अपोजिट यहाँ पे रखना है, और वो संख्या बड़ी होगी। इसी तरीके से यहाँ पर इस साइन का अपोजिट साइन जो होगा, वहाँ पे वो बड़ी संख्या होगी। मतलब इक्वेशंस का साइन अगर इसे दिया है दोनों माइनस का, तो इसके जो अपोजिट आएगा प्लस आएगा, और ये होगी बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या होगी। यहाँ पे क्या है, प्लस होगा माइनस होगा, तो इसके अपोजिट साइन यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। जब भी गुणनखंड कराएंगे तो बड़ी संख्या हमारी ये वाली होगी। जैसे यहाँ पे 4 तियाँ 12 कराया, तो 4 इसमें दोनों फैक्टर में बड़ा है, तो प्लस का 4, यहाँ पे बड़ी संख्या 4 है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या 4 है। इस तरीके से करते हैं गुणनखंड। ठीक है, बस इसीलिए इसको रखा था यहाँ पे कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। दूसरी चीज़ और आप यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि जो कॉफिशिएंट और कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट के साइन, मतलब कांस्टेंट के दोनों साइन अगर नेगेटिव हैं, तो आंसर हमेशा CND आएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस का साइन जो है वो CND होगा, कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब जिसके बारे में हम बता नहीं सकते, वो चीज़ होती है यहाँ पे।
ठीक है। अगर ये दोनों साइन सेम है, मतलब ये होता है हमारा कॉफिशिएंट और ये होता है हमारा कॉफिशिएंट, ये होता है हमारा कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट के दोनों साइन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है आंसर हमारा हमेशा CND आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे क्या दिया गया, x² बराबर में 4। यहाँ पे ज़रूरी बात ये है, ये याद रखना नोट लगा करके, यदि x की पावर, यदि x की पावर, यदि x की पावर सम संख्या है, संख्या है तो फैक्टर हमेशा दो आएंगे, दो आएंगे, ये आपको याद रखना। यदि x की पावर सम संख्या, सम संख्या का मतलब जैसे x की पावर 2 हो, 3 हो, 3 है, x की पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, इस तरीके से अगर दिया है तो वहाँ पे जो फैक्टर हमेशा आते हैं वो 2 आते हैं। जैसे यहाँ पे x² बराबर में 4 लिखा है, तो यहाँ पे जो फैक्टर हमारे आएंगे वो 2 आएंगे, एक आएगा प्लस का और एक आएगा माइनस का, तो x कितना आएगा 2, तो x की वैल्यू हमारी 2 आएंगी, एक x बराबर 2 आएगा और एक x बराबर माइनस का 2 आएगा। तो अगर x की पावर सम संख्या में है तो ये याद रखना हमेशा 2 रूट आते हैं। कितने रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे, और एक आंसर हमारा प्लस में और एक आंसर हमारा माइनस में आएगा, ये याद रखना। ये लाइन ज़रूर याद रखना कि यदि x की पावर सम संख्या है तो फैक्टर हमेशा 2 आएंगे, एक फैक्टर प्लस का आएगा और एक फैक्टर हमारा माइनस का आएगा, ये याद रखना है। आगे इसी तरीके से दिया होगा हमारा विषम संख्या का। इसमें क्या दिया है, x की पावर 3 बराबर में 64। यहाँ पर भी नोट लगा करके आपको लिख लेना है और याद भी रखना है, नोट लगा करके लिखना है और याद भी रखना है कि यदि x की पावर, यदि x की पावर एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है तो फैक्टर 1 आएगा, जो रूट आएगा वो 1 आएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, x की पावर 3 बराबर में 64, आपको पता है, तो यहाँ पे x के बराबर में आएगा 4, x के बराबर में 4। कैसे, जैसे यहाँ पे x की पावर 64, तो इसका रूट जो आएगा वो रूट सिर्फ 1 आएगा। कितना आएगा, रूट 1 आएगा, और वो भी आएगा प्लस में, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होता है। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, x बराबर का 4। ठीक, तो अगर x की पावर किसी एक विषम संख्या को दिया गया है तो आपका जो रूट आएगा वो 1 आएगा और वो आएगा प्लस का, रूट 1 आएगा और वो भी आएगा हमारा प्लस का, ये याद रखना। मतलब x की पावर अगर सम है तो रूट 2 आते हैं, अगर x की पावर विषम है तो रूट हमेशा 1 आएगा और सम में 2 आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, आगे चलते हैं, उसमें क्या दिया है। आगे क्या दिया है, 2x² प्लस -5x प्लस 2, फिर दिया है 2y² प्लस 9y और प्लस में 7। अब यहाँ पे क्या दिया गया, अभी तक क्या था, कॉफिशिएंट हमारा x रहा है या कॉफिशिएंट हमारा y रहा है। अब यहाँ पे क्या दिया है, कॉफिशिएंट हमारा जो है नंबर्स में आया है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, यदि कॉफिशिएंट हमारा नंबर में रहे, मतलब 2x² यहाँ पे है, 2y² यहाँ पे है। अब यदि आपको ये तो पता ही होगा कि अगर प्लस और माइनस और प्लस में दिया है तो रूट के साइन हमारे दोनों प्लस के आएंगे, ये आपको पता है। अगर दोनों साइन हमारे प्लस के दिए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर जो आएगा दोनों हमारा माइनस का आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखो अब इसको हटा देते हैं, अब यहाँ पे क्या करना होता है, इनका मल्टीप्लाई कराना होता है, 2 दूना 4, क्या करना होता है, 2 दूना 4 होता है। अब यहाँ पे इसके अगर फैक्टर करते हैं तो 4 × 1 = 4 आएगा,
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो कितना आएगा, 4 एकन 4 आएगा। अब जो हमारा कॉफिशिएंट होता है ये 2, हमारे आए हुए फैक्टर को 2 से भाग किया जाता है, आए हुए फैक्टर को 2 से भाग किया जाता है, तो ये हो गई हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आएगी, 2, तो x की वैल्यू को अगर यहाँ पे काटेंगे दशमलव में कितना आएगा, x बराबर में ऐसे 1/2 में भी लिख सकते हैं, 2 पंचे 10 में भी लिख सकते हैं, ये फैक्टर आएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए कितना आएगा, 7 दूनी 14, और आपको पता है दोनों माइनस के प्लस के हैं, तो इसका मतलब आंसर जो आएगा हमारा यहाँ पे माइनस के आएंगे। अब 14 के अगर हम फैक्टर करते हैं, 7 और 2 9 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 7 दूनी 14। अब जो हमारा यहाँ पे कॉफिशिएंट था 2, ये इस वाले 2 से हमें इस नंबर को भी डिवाइड करना है, इस वाले नंबर को हमारे इस नंबर से भी डिवाइड करना है। कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हारा कॉफिशिएंट दिया गया है, अगर कॉफिशिएंट सेम है तो हमें किसी भी फैक्टर को क्या करना है, भाग करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कॉफिशिएंट सेम है तब, अगर कॉफिशिएंट यहाँ पर तो सेम ही था तो हमें भाग करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे 2 था, यहाँ पर भी 2 था, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने गलत ही कर दिया है भाग, तो यहाँ पे किया तो यहाँ पर भी भाग कर लो, नहीं तो फिर सीधे यही था कि यहाँ से इसको हम हटा दें, क्योंकि कॉफिशिएंट सेम है, कॉफिशिएंट सेम है, मतलब यहाँ पर भी 2 है और वहाँ पर भी 2 है। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, मतलब भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी 4 और 1 x की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पे आ जाएगी y बराबर -7 और यहाँ पे आ जाएगा y बराबर -2। ठीक, इस तरीके से ये आपको याद रखना, क्योंकि कॉफिशिएंट यहाँ पर भी 2 था, कॉफिशिएंट यहाँ पर भी हमारा 2 ही था। और आपको याद रखना, यहाँ पे लिख सकते हो, यदि दोनों इक्वेशंस में कॉफिशिएंट सेम है तो फैक्टर को डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ये याद रखना। मतलब ये है कि यहाँ पर भी देखो ना, अभी हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर भी कॉफिशिएंट 2 ही था, यहाँ पर भी कॉफिशिएंट 2 ही था, ठीक है। तो कॉफिशिएंट जब दोनों का सेम है तो सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स आए हैं, जो टुकड़े करके आए हैं, उनको हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं जिसमें कॉफिशिएंट सेम ना हो। अब यहाँ पे क्या दिया है, 2x² -16x और 30 दिया है। तो यहाँ पे आपको पता है कि दोनों साइन हमारे प्लस के आएंगे, दोनों साइन प्लस के आएंगे, क्योंकि एक माइनस का दिया है और प्लस का दिया। यहाँ पर भी आपको पता है कि दोनों साइन हमारे माइनस के आएंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे माइनस के आएंगे तो यहाँ पे 30 दूना 60 कितना आएगा, 30 दूना 60 आएगा। 60 के इसे टुकड़े करने 16 है, तो 10 छंगा 60, 2 टुकड़े आए। अब इसको हल अगर करोगे, देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट 2 है और यहाँ पे कॉफिशिएंट 3 है, मतलब कॉफिशिएंट सेम नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसका कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कॉफिशिएंट से आए हुए फैक्टर को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6, मतलब ये हो गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आते हैं, कितना आएगा, 5 और 3 15। अब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर 5 3 8 होता है, इसका मतलब माइनस का 5 और माइनस का 8, माइनस का 5 और माइनस का 8, ठीक है, दोनों माइनस के आएंगे। फिलहाल तो यहाँ पे आसान है कि आप आराम से बता सकते थे कि x बड़ा है 22 से, लेकिन यहाँ पे टुकड़े करना जरूरी है। अब यहाँ पे जो माइनस का 5 आया है, इसको डिवाइड 3 से करना है, माइनस का 8 आया है, इसको डिवाइड आपको
3 से करना। अब जो भी आंसर आएगा वो उसकी वैल्यू आ जाएगी 22, क्योंकि कॉफिशिएंट हमारा सेम नहीं था। दूसरा काम और क्या कर सकते हैं इसमें हम देखो, दूसरा काम आसान किस तरीके से कर सकते हैं कि कॉफिशिएंट में अगर भाग ना दिया जाए तब क्या करना। पहले यहाँ पर एक लाइन लिख लो, यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे लिख सकते हो कि यदि कॉफिशिएंट सेम ना हो तो आए हुए फैक्टर को कॉफिशिएंट से भाग करते, ठीक, कॉफिशिएंट से भाग करते हैं। जैसे कि अभी किया था, जैसे अभी भाग किया था, उसमें आया था एक 10 आया था और एक कितना आया था, यहाँ पे वापस आओगे, एक आया था तुम्हारा 6। अब एक 10 आया, एक 6 आया है, तो इसका मतलब 6 और उसका कॉफिशिएंट 2 था, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया था, एक x की वैल्यू 5 आई थी, एक x की वैल्यू 3 आई, ठीक। अब क्या करते हैं इसमें, एक दूसरा काम ये कर सकते हैं हम आसानी से कि यदि अगर यहाँ पे अगर इस तरीके से आए, अब आपको थोड़ा सा इसको मिटा करके बताते हैं क्योंकि आपको तो सिखा ही रहते हैं, सीख गए होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर हमको भाग ना करना हो, भाग करने में क्या होगा, कभी डेसिमल में भी आएगा तो फिर आपको उसमें छोटा बड़ा करने में दिक्कत आए कि कौन संख्या बड़ी कौन सी छोटी। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा 60 और 60 के टुकड़े करोगे, दोनों आएंगे प्लस में, मतलब 10 और प्लस में 6, कॉफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ पे कितना आएगा 15 के 2 फैक्टर आएंगे, -5 और -3, क्योंकि आपको टेबल तो बता चुके, अगर याद कर लोगे तो आसानी से कर लोगे। अब यहाँ पे कॉफिशिएंट 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई इनके साथ करा दो, इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लाई, इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लाई। यहाँ पे कॉफिशिएंट 3 है तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब है प्लस का 30 आएगा और प्लस का 18 आएगा। यहाँ पे माइनस का 10 आएगा और यहाँ माइनस का 6 आएगा। ये आपको आसानी से हो जाएगा। अब कंपैरिजन करेंगे, x बड़ा है 22। यहाँ पे आंसर हमारा क्या था, x की वैल्यू 22 से बड़ी है। वो आप बिना पेन पेपर के भी बता सकते हो। कैसे, यहाँ पे दोनों साइन प्लस के आएंगे, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइन माइनस के आएंगे, ठीक है, और प्लस के साइन माइनस से तो बड़े ही होते हैं, तो इसका मतलब ये है x की वैल्यू 22 से बड़ी है, ठीक है। अब क्या है, आपको इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, आपको किताबों में जाकर के क्वेश्चंस को देखना है। अब हम अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें कम से कम 50 क्वेश्चंस रखेंगे और उनको हम बिना पेन पेपर किस तरीके से पहचान सकते हैं कि कब CND होता है, किस तरीके से इसमें आंसर x बड़ा है या y बड़ा है, CND है, हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। अब इस वीडियो से ये है कि आपका बेसिक जो है वो तैयार हो जाएगा। बेसिक अगर आपका तैयार है तो फिर आप बिना पेन पेपर के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर सकते हो। अगर बेसिक आपका कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सबसे कठिन नज़र आएगी, ये आपको याद रखना। और अगर बेसिक आपका तैयार है तो ये समझ लो, ये क्वेश्चन आपको अपने आप बताएगा कि आंसर हमारे अंदर है और ये आंसर आप लगाओ, चलते बनो, इसमें कुछ करना नहीं। अगर आपने बेसिक को कंप्लीट नहीं किया तो फिर आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें।